हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं के डी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ DMRC का प्रीवियस ईयर पेपर के साथ सॉल्यूशन। तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2018 में हुआ था, मेंटेनर का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर वेरी अलोंग विद द वेरिएशन ऑफ। आपको तो पता ही होगा कि एक फार्मूला है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आप जान सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ ही होता है, तो ऐसे ही द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि इधर आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ EMF इन इंड्यूस in all coil distributed in a number of slot under one pole to the arithmetic sum of EMF induced is। ये वाला जो है वो एकदम से उस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यही डेफिनेशन है जो कि इधर लिखा हुआ है। अब पैटर्न चेंज कर रहा है एग्जाम का, जो कि ऐसे ही डाल सकता है। आप ध्यान से इस वाला क्वेश्चन को नोट करके लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो है सब प्राय बहुत ही सारे एग्जाम पे द वैल्यू ऑफ परसेंटेज स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इन ए स्टार्ट ऑफ रेस्ट इज, जो कि रेस्ट कंडीशन पे पूछा हुआ है, क्योंकि इधर आपका रूटर स्पीड नहीं मिला होगा क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है। तो जो उसका स्लिप का फार्मूला है NS इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाय NS। ये जो है आपका स्लीप का फार्मूला है। तो इधर आपको ये वाला NR जो है वो आपको नहीं मिला होगा, तो क्या होगा NS बाई NS होकर स्लीप आपका यूनिट ही आएगा। तो जो 100% लिखा हुआ है वही है आपका सही आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्लेट अर्थिंग द साइज ऑफ कॉपर प्लेट इज। ये वाला जो क्वेश्चन है इधर तो आपको आंसर पता ही होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 3.18 mm। ये वाला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। आप अगर बुक फॉलो करते हैं, एक बुक में लिखा हुआ होगा वो जो 3.18 उसका बदले लिखा होगा 3.15। ये आएगा आपका कॉपर प्लेट का। अगर आप सोचेंगे कि गाल्वानाइज्ड आयरन जो कि हम बोलते हैं GI, उसका क्या होगा, उसका भी सेम 60 × 60, बट उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो आएगा 6.3 का, जो उसका हम एक्चुअली टर्म में थिकनेस बोलते हैं 6.3 का आएगा गाल्वानाइज्ड आयरन, और कॉपर का आएगा 3.15 और 3.18 आप जो ले सकते हैं। दूसरे पे आते, द वाइंडिंग इन ईच स्लॉट कंटेन ओनली वन साइड। ठीक है, जो एक स्लॉट में एक ही साइड कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो आपको पता होगा कि सिंगल लेयर वाइंडिंग कहाँ यूज होता है और किस तरह से यूज होता है, क्योंकि आप जो देख सकते हैं कि सिंगल लेयर वाइंडिंग उसका कॉइल पीच जो है वो यूजुअली आप ऑड नंबर पे लेते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज मेड फ्रॉम कॉटन रैग यूजिंग द केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट पे हम ज़्यादातर लेदरेट पेपर यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो जो उससे बना हुआ है उसको हम फेब्रियस मटेरियल कहते हैं, जिसमें से लेदरेट बना हुआ है। और फेब्रियस मेटल का क्या क्या टाइप है, जो कि हम एस्बेस्टस बोल सकते हैं, पेपरवुड बोल सकते हैं, कॉटन बोल सकते हैं। ये सब फेब्रियस मेटल पे आता है, जैसे कि लेदरेट भी उसमें आता है, और केमिकल ट्रीटमेंट में वो यूज हो सकता है। दूसरे पे चलते हैं। ये वाला है कि है जो कि आपको सर्किट एक डेराइव करके बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन आर ऑल द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ए रजिस्टर कनेक्टेड एंड ऑल द सेकेंड टर्मिनल ऑफ ए रजिस्टर कनेक्टेड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप मान लीजिए कि आपके पास दो रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल 1 है, ये आपका टर्मिनल 2 है। ठीक है, और दूसरा एक रजिस्टर है, इसका भी ये वाला टर्मिनल 1 है और इसका ये वाला
टर्मिनल 2 है। तो ये क्या बोला है क्वेश्चन पे, फर्स्ट टर्मिनल को आप एक कनेक्शन पे जोड़ेंगे, ठीक है, दूसरा जो है दूसरा टर्मिनल को आप एक कनेक्शन में लगाएंगे। तो ये आपका देखिए एक पैरेलल सर्किट की तरह हो रहा है, तो उसका आंसर सही आंसर होगा पैरेलल सर्किट, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला हुआ है आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड दैट इज कैपेबल फॉर सप्लाइंग 3 फेज लोड ओनली। 3 फेज लोड ओनली, आपको 3 फेज में 2 ही कनेक्शन यूज हो सकता है। एक है आपका स्टार कनेक्शन, ऐसा कुछ होगा, उसका बीच का आता है न्यूट्रल पॉइंट, आपको तो पता है। दूसरा आएगा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरह का आएगा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इधर आपका न्यूट्रल आ रहा है, मतलब वो स्टार वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है, इसको हम सिंगल फेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आ रहा है जब डेल्टा कनेक्शन की बात आएगा, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं सिंगल फेज में, क्योंकि दोनों का पावर सेम आएगा। एक फार्मूला है जो कि आपको पता ही होगा, √3 VL IL cos पाई। ये आपका दोनों का, स्टार का और डेल्टा का, दोनों का पावर का फार्मूला है। इस तरह से आपको पता ही चल सकता है 3 फेज सप्लाई का लोड में ओनली डेल्टा कनेक्शन ही यूज हो सकता है। दूसरे में आएंगे, ये देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो कि अच्छा है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस एंड ऑयल इज कॉज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप बोल सकते हैं हम जो सांस लेना और छोड़ना, ठीक है, ऐसे भी एक डिवाइस ट्रांसफर में यूज होता है जो कि है ब्रीदर। ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ब्रीदर। वो क्या करता है, उधर आपका जब लोड डिक्रीज हो जाता है वो आपका एयर रिलीज करता है, ठीक है। तो ब्रीदर का अंदर क्या होता है वो पता होना चाहिए। ब्रीदर का अंदर आपका होता है सिलिका जेल, सिलिका जेल, ये आपका ब्रीदर का अंदर होता है। वो जनरली आता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का आता है। जब वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा उसके बाद वो पिंक पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे काम करता है आपका ब्रीदर। द शोल्डर दैट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट में आपका कौन सा शोल्डर यूज करते हैं, वो है हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर क्या है, क्योंकि आपको ही पता है हार्ड शोल्डर वो हाई मेल्टिंग पॉइंट में काम करेगा। जैसा कि आप सोच लेंगे कि आपका आ जाएगा, एक आ गया कॉपर और ब्रास, आपका आ जाएगा आयरन, ऐसे कुछ मटेरियल है जिसमें हम हार्ड शोल्डर यूज करते हैं। वो भी हार्ड शोल्डर 2 तरह का होता है, एक है स्प्लिटर शोल्डर और एक है सिल्वर शोल्डर, ठीक है। ये याद रखने के लिए हमने आपको बोल दिया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इन शॉर्ट मोटर द फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर द टॉर्क इज। आपको पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए, ठीक है, जो कि हम आर्मेचर करंट बोलते हैं, ठीक। शंट मोटर पे पता ही होगा कि फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ये वाला जो टर्म है वो अगर हम उसको कांस्टेंट पकड़ लेते हैं वो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, क्योंकि फ्लक्स की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ठीक है। अगर इधर शंट मोटर नहीं होके आपका होगा सीरीज मोटर, तो इधर क्या होगा, इधर जो फ्लक्स है, ठीक है, उसका ऐसा आ जाएगा, फ्लक्स आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट वो इक्वल टू होगा, क्योंकि वो सब सीरीज में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पता है 2 तरह का इंडक्शन मोटर होता है,
एक है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि उसका रूटर में एक टाइप होता है, जैसे कि आपका स्क्वायर केज में होता है शॉर्ट सर्किटेड वाला रूटर लगता है, और स्लिप रिंग में आपका ऊन रूटर लगता है, जिसका रूटर में वाइंडिंग कैरी करता है, ठीक है। इसलिए उसका क्या होगा, उसका कपरलेस ज़्यादा होगा और स्टार्टिंग टर्क भी स्क्वायर केज से ज़्यादा होगा आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलते हैं दूसरे केस, जो कि आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। आपको अगर पता होगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट वोल्टेज कर्व ऑफ एमीटर इन ए ट्रांजिस्टर, द एमीटर करंट इंक्रीज रैपिडली विथ, एमीटर करंट रैपिडली इंक्रीज करता है। ये सोच लेते हैं आपका एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा एमीटर, बीच वाला का जो हिस्सा वो आ जाएगा आपका बेस, ये वाला आपका कलेक्टर आ जाएगा। लिख लेते हैं, ये वाला एमीटर, ये वाला बेस, ये वाला कलेक्टर। ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में कौन होता है, एमीटर और बेस का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन है वो रिवर्स। आप अगर इसको पीएनपी लेते हैं, पीएनपी, ठीक है, तो ये वाला आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। आपका एमीटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन हुआ है, और बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्शन हुआ है। तो इधर क्या होगा, आपका अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करना होगा तो आपको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द करंट वोल्टेज कर्व एमीटर इन ए ट्रांजिस्टर, द एमीटर करंट इंक्रीज रैपिडली विथ। तो एमीटर करंट रैपिड कैसे करेगा, अगर आप फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, इंक्रीजिंग द एमीटर वोल्टेज। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू। आपका दो तरह का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर आता है, एक है मूविंग कॉइल और एक है मूविंग आयरन। आप इस दोनों में मैग्नेट यूज होता है, ऐसे कि इधर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, पर बुक में एक बुक में मेंशन क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि मूविंग कोयल जिसमें हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट, और मूविंग आयरन जिसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इधर आपको ऑप्शन को देख के लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, जो वाला ऑप्शन ए दिया हुआ है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, वो डीसी सप्लाई में यूज होता है। जहाँ पे डीसी सप्लाई होगा उधर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जहाँ पे एसी सप्लाई होगा उधर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरा। द लॉस दैट आर कॉज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रशेस आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर नोन एज। आपको तो पता है आर्मेचर वाइंडिंग वो सब क्या कैरी करते हैं, वाइंडिंग कैरी करते हैं। आर्मेचर फील्ड जो वाइंडिंग बोलते हैं ना, वाइंडिंग में क्या होता है, उसका कपर का वायर होता है जो कि वो कैरी करता है, तो ज़्यादातर उसका अंदर कपरलेस होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज 15 नंबर क्वेश्चन पे हम रुकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा नर्वस भी लग रहा है, तो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।